वेलकम दोस्तों। सीमन एनालिसिस टेस्ट, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2-3 रिपोर्ट दिखा के कि अगर आप सीमन की जांच आपने करवाई है तो इसके रिपोर्ट को कैसे समझना है या इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है या ध्यान रखनी है, और इसके रिपोर्ट में से कैसे कंक्लूजन निकालना है कि बेबी पैदा करने की आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, या आपको क्या करना चाहिए अगर स्पर्म काउंट कम होता है तो ये महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको सीमन एनालिसिस के बारे में बता दूं कि एक तो इसको आपको लैब में जांच करवानी पड़ेगी। घर से सैंपल नहीं कलेक्ट होगा, क्योंकि जो सीमन होता है उसको स्टडी बहुत जल्दी करनी चाहिए, मतलब 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर इसकी जांच करनी होती है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें देखने वाले रहते हैं, स्पर्म देखना है वो कितना मोटाइल है और क्या शेप है, ये 2-3 पैरामीटर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जानने के लिए आपको लैब में ही निकलवाना है और वहीं जांच करवाना है। स्पेशली तब लैब में भी थे जब वहाँ पे कोई जांच करने वाले उपलब्ध हों। तब कीमत की बात करें तो यहाँ पे सारी 100 रुपये लिख गया, वैसे मेरे ख्याल से 300 रुपये तक में, 400-500 में ऐसा होता है। ये माइक्रोस्कोप से भी होता है और मशीन से भी होता है, तो देख सकते हैं आपकी किससे करवाना चाहें, दोनों से वैल्यू ठीक आ जाती है। माइक्रोस्कोपी से फिलहाल इंडिया में भी ज़्यादा होती है, कुछ जगह मशीनें भी उपलब्ध रहती हैं। कीमत इसकी 300 से लेके 500-700 के बीच में ऐसा रहता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये रखना है कि जो इजैकुलेशन है, मतलब ना तो सेक्स ना तो मास्टरबेशन आपको 3 दिन तक नहीं करना है, उसके बाद ही जांच करानी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर लगातार फ्रिक्वेंट इंटरवल पे अगर इजैकुलेशन हुआ रहेगा तो आपके जो स्पर्म की काउंट है वो सही से नहीं आएगी और बाकी पैरामीटर भी जो नॉर्मल होनी चाहिए वो उसको समझने में दिक्कत होगी। और इसका जो सैंपल है वो मास्टरबेशन के द्वारा ही निकला हुआ होना चाहिए, पहले से स्टोर किया हुआ या कंडोम वगैरह किसी और मेथड से नहीं निकालना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको लैब के अंदर जांच करवानी है, वहाँ जाके और सैंपल निकलने के तुरंत ही जांच होनी चाहिए, या जो करने वाले हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि रिपोर्ट कई तरह के लोग इसको प्रिंट करते हैं, जो कि इसमें पैरामीटर बहुत सारे रहते हैं, तो अलग अलग तरह की रिपोर्ट में अलग अलग आपको वैल्यू ऐसी लिखी हुई मिल जाएगी। 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। पहला तो सेल काउंट कितना है। सेल काउंट का मतलब यहाँ स्पर्म से है जिसकी हम लोग जांच करने वाले हैं। बेसिकली सीमन एनालिसिस में स्पर्म भी होता है, उसमें कुछ फ्लूइड भी होते हैं, पीएच भी देखना है, उसके अंदर फ्रक्टोज भी देखना है और बातें रहती हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि स्पर्म का काउंट कितना है। तो स्पर्म का काउंट जैसे इनके केस में 47 मिलियन पर ml है, तो ये नॉर्मल है। इन्होंने इस रिपोर्ट में 60 to 150 दी है। अब ये जो नॉर्मल वैल्यू है इसको नीचे कर दिया गया है, इसको ये कर दिया गया है कि अगर किसी की वैल्यू 15 मिलियन पर ml तक भी हो तो उसको अपन नॉर्मल मानेंगे, मतलब 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, इतना सफिशियंट होता है। पहले के ज़माने में इसी तरह से रिपोर्ट दी जाती थी। बहरहाल उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर का पॉइंट है मोटिलिटी। जो स्पर्म है वो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि स्पर्म तभी काम का होगा जब वो चल पाए। स्पर्म का होता क्या है कि उसका जो साइज होता है अराउंड वो 0.5 mm होता है। यूट्रस बना देता हूँ यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब इधर ओवरी है, तो ओवरी से एग निकलता है, यहाँ रास्ते में आया हुआ रहता है, तभी स्पर्म यहाँ सर्विक्स से होता यहाँ उसको जाना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसको यहाँ पे जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसका कहने का मतलब है कि उसकी जो साइज होती है 0.5 mm होती है, पर उसको चलना होता है लगभग 152 mm चलना होता है। इसलिए मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये जानने के लिए कि किसी की स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, बेबी होगा कि नहीं होगा। सिर्फ काउंट बस इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिलिटी मतलब वो कितना चलता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो नॉर्मली जो हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि कितना मोटिलिटी होना चाहिए, तो 50% जो होते हैं स्पर्म वो मोटाइल होना चाहिए। स्पेशली हम लोग इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटाइल होना चाहिए। क्या है, मोटिलिटी कई तरह की हो सकती है, कुछ ऐसे एक ही जगह पे आगे पीछे चल सकते हैं, कुछ आगे भी जाते हैं पीछे भी जाते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ आगे स्पर्म जाता है उसको हम लोग फास्ट प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बोलते हैं। वो 50% तक होनी चाहिए। आजकल उसको भी शायद 40% कर दिया है नॉर्मल वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में कितना मोटिलिटी है वो इसने परसेंटेज में दिया है। इन पेशेंट की मोटिलिटी भी अच्छी है। ये यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोग्रेशन दिया है, इसमें पुअर लिखा है, पर ये अच्छा होना चाहिए तभी स्पर्म काम का होता है। अब तीसरी चीज़ है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब क्या है कि स्पर्म कुछ ऐसा शेप का होता है, मतलब उसके एक हेड होता है जिसमें DNA मेन जो न्यूक्लियर मटेरियल यहीं पे होता है, और यहाँ पे टेल होती है और नेक का एरिया छोटा सा होता है।
एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कई बार स्पर्म में हेड नहीं रहता, कई बार 2 हेड रहते, कई बार टेल नहीं रहती, टेल आड़ी तिरछी रहती है, या हेड का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो नॉर्मल है कि नहीं है ये चीज़ें देखनी है, बस से देखना है। तो ऐसे करके 3-4 पैरामीटर महत्वपूर्ण है। बाकी और भी बातें हैं कि वॉल्यूम कितना है, कलर कितना है, उसमें आरबीसी या उसका पीएच कितना है, फ्रक्टोज कितना है, ये सारी बातें भी देखनी रहती है। और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि वॉल्यूम वगैरह लोग पूछते हैं कि स्पर्म कितना निकलना चाहिए, कितना नॉर्मली होता है। इस तरह का कंटेनर होता है, इसमें स्पर्म निकलना, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पर्म के लिए आपको साफ़ सुथरा कंटेनर लैब में से लेना है, जेली या कुछ ऐसी क्रीम न लगा के निकालें कि जिससे ये स्पर्म खराब हो जाए, डेड हो जाए। तो नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 1.5 से 5 ml के आसपास होता है। इस केस में मेरे ख्याल से इनका 2 या 2.5 ml के आसपास होगा। तो पर इजैकुलेशन में इतना हो तो ठीक रहता है। और ये बात मैंने पहले ही बता दी कि 30 से 60 मिनट के अंदर जैसे कलेक्शन हो तो उसको प्रोसेसिंग कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको लैब में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया फिर वो लगा के रिपोर्ट देता रहेगा, तो ये चीज़ कभी ना करें। अब एक और रिपोर्ट है, ये मेरे ख्याल से मशीन की निकली हुई होगी। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, टाइम दिया हुआ है, लिक्विफेक्शन एक टाइम होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो सीमन होता है ऐसा कुछ विस्कस टाइप का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, वो कितनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो टाइम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर से कुछ कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है। पर मोटी मोटी बात आपको मैं बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पर्म आपका 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा है कि नहीं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। वैसे ही मोटिलिटी 50% से ज़्यादा है कि नहीं, उसमें से फास्ट प्रोग्रेसिव 40% होना चाहिए। और तीसरी बात है मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी जो नॉर्मल होनी चाहिए वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 बातें काम की होती हैं। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्पर्म काउंट कितना है। ज़्यादातर मरीजों में या ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि जब स्पर्म का काउंट अच्छा होता है, 15, 20, 30, 40 मिलियन ऐसा हो सकता है, किसी का 50, 60, 100 मिलियन भी हो सकता है। जब काउंट अच्छा होता है तो मोटिलिटी और मार्फोलॉजी भी ठीक ही रहती है। यहाँ पे सीमन फ्रक्टोज भी है तो वो पॉजिटिव दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की कुछ रिपोर्ट रहती है। जो आम पब्लिक है उसको सिर्फ जो टोटल स्पर्म है उसका काउंट कितना है इस पे ध्यान रखना है, मोटिलिटी और मार्फोलॉजी पे जानने के लिए। अगर काउंट कम आता है, मान लो कि किसी का स्पर्म काउंट 15 से कम आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या अब बेबी नहीं होगा, क्या ये बच्चे नहीं होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक ये 15 मिलियन वैल्यू रखी गई है, इसके ऊपर रहता है तो अच्छा रहता है। बाकी बेबी तो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन पर ml, 5 इन सब के भी हो सकते हैं। हाँ, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब बेबी होने की, बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो उस सीमन में कम है, ऐसा बोला जा सकता है। और साथ में बाकी पैरामीटर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि किसी को बेबी होगा कि नहीं होगा। और मान लो किसी का, मान लो कि स्पर्म काउंट कम आ जाता है, तो भी अपने को ये देखना है कि क्या कारण है कम होने के। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो सकता है, कई बार ब्लॉकेज के कारण हो गया, कई बार टेस्टिंग वगैरह अच्छे से नहीं हुई, तो 1-2 जगह से टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसमें नॉर्मल रिजल्ट की बात करते हैं। अभी जो मैंने बताया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितना क्वांटिटी में है, तो 15 मिलियन पर ml होना चाहिए। नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है मैंने बताया था कि 1.5 ml से लेके 5 ml तक नॉर्मल लोगों को होता है। तो पर इजैकुलेशन में कोई 39 मिलियन या उसके ऊपर हो तो अच्छा है। जिन लोगों का कम है उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी का मान लो 8 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन आ गया तो परेशान हो जाए कि अब बेबी नहीं होगा। ऐसी कोई एब्सोल्यूट बात नहीं होती, थोड़ा चांस कम हो जाता है बस। बाकी दवाइयाँ हैं या कुछ खान पान या दिनचर्या में सुधार करके इसके स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है, या क्या परेशानी वो देखा जा सकता है। तो वॉल्यूम की बात करें तो जैसा मैंने बोला था कि 1.5 से 5 ml पर इजैकुलेशन होना चाहिए। कलर में ग्रेइश वाइट होता है, थिक होता है, मोटा गाढ़ा सा होता है। पीएच भी इम्पोर्टेंट है, 7.2 से 7.8 मतलब अल्कलाइन पीएच होना चाहिए। एसिडिक पीएच उसके फ्लूइड का नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन, मोटिलिटी की बात हो गई कि कम से कम नहीं तो 50% मोटाइल हो, उसमें 40% है जो आगे की तरफ जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, तभी वो काम के रहेंगे। और मार्फोलॉजी वाइज मतलब 50% से ज़्यादा नॉर्मल शेप साइज के होना चाहिए। अगर ये छोटे बड़े हो गए या इनका ये देखिए ये सारे सीमन के अंदर स्पर्म है, तो ये हेड इसका एक ही होना चाहिए, टेल भी ऐसी होनी चाहिए, नेक एरिया होना चाहिए, तभी आगे जाएगा और काम करेगा। अगर किसी में हेड और नेक नहीं है, हेड छोटा बड़ा या 2 हो गया, तो ये सब बेकार रहेंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात शायद मैंने बताई कि नहीं कि सीमन एनालिसिस कराना क्यों है। एक तो ये कराते हैं कपल लोग की बेबी नहीं मान लो किसी को हो रहा है तो मेल के कारण नहीं हो रहा है वो जानने के लिए। और दूसरा ये कि कई बार लोग अपना ऑपरेशन कराते हैं, पुरुष लोग ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी जिसको बोला जाता है, तो वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो नसबंदी जब सक्सेसफुल होती है तो जो सीमन की जांच होती है उसमें जो
स्पर्म है वो नहीं दिखना चाहिए, नील होना चाहिए। और कपल जब इनफर्टिलिटी के लिए कराते हैं तो जब नॉर्मल रिजल्ट को देखा जाता है तो 15 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए। एबनॉर्मल तब बोलेंगे जब 15 मिलियन से कम हो जाए और साथ में कोई उसकी मार्फोलॉजी में प्रॉब्लम हो, मतलब उनके शेप साइज में और मोटिलिटी में प्रॉब्लम हो। सीमन एनालिसिस की मोटी मोटी बातें हैं जो आम पब्लिक कराते हैं रिपोर्ट जानने या समझने के लिए। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सीमन एनालिसिस में स्पर्म कम आता है या कुछ ऐसी समस्या आती है, और भी काफ़ी तरह की टेस्टिंग करके देखा जाता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और कई बार उसका सलूशन भी निकल आता है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने बताई। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।